नो सर, आज स्टार्ट करना है। पक्की बात। ब्रीफिंग खत्म हो हाँ गया हाँ क्या? सर। बेटा लास्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू कर दिया था मैंने। लास्ट क्लास में मैंने लंग्स के बारे में बता दिया था, और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन बता दिया था, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन और एल्वेलाई का स्ट्रक्चर भी बता दिया था। बताया था ना शशांक? हाँ जी सर, आपने वो भी बताया था ना, मेड्यूला और पॉन्स वाला, रिदम हाँ, सिस्टम वही और कंट्रोल ऑफ न्यूमोटेक्सिक रेस्पिरेशन, सेंटर कैसे वाला। सांस ले रहे हो, और सांस लेना छोड़ना डायफ्राम और इंटरकॉस्टल न्यूमोटेक्सिक मसल्स। सेंटर वाला और वाला, हाँ जी सर। हाँ, काफी सारी बातें हो गई थी दीक्षा। सर शायद मैं लास्ट क्लास में नहीं थी। लास्ट क्लास में नहीं थे आप? तो फिर तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का भी काफी पार्ट मिस हुआ होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने मरासमस और कौशल कोर भी डिस्कस किया था, और सर बाकी डिसऑर्डर्स भी डिस्कस किए थे। सर सर फिर मुझे याद है कि लास्ट क्लास में आपने डाइजेशन खत्म किया था। और बेटा रेस्पिरेशन शुरू भी किया था। हाँ सर, रेस्पिरेशन मुझे याद खत्म नहीं तो नहीं हो होगा। गया? तो चल मुझे फटाफट फटाफट बता दे, एक दो सवाल का जवाब दे दे तो फटाफट से। ये बता कि जब हाँ सांस सर। लेते छोड़ते तो कौन सी मसल्स काम करते हैं? कौन सी मसल्स? हाँ जी। सर सांस लेके और सर छोड़के तो सर ये मसल्स काम स्टेनम करेगी काम। ना? क्या सर? क्या? सांस लेके छोड़ के तो क्या? मसल्स काम करेंगी ना? हाँ सर। वही पूछ सर रहा हूँ। जो लंग्स की मसल्स है वही काम करेगी ना? लंग्स के अंदर मसल्स है? इंटरकोस्टल मसल्स है ना? हाँ। इन- हाँ एक सर, मिनट, चल शहजाद, इंटरकोस्टल मैं जरा दीक्षा से मसल्स। बात कर लूँ। इंटरकॉस्टल मसल्स कहाँ की हैं? इंटरकोस्टल मसल्स हम्म। सर, नहीं मालूम सर। एक बात बता दीक्षा, तूने इससे पहले कहीं कोचिंग वगैरह ली है कुछ? नो सर। कौन से स्कूल से है? सर आरपीएस, सेंधवा, मध्य प्रदेश। अच्छा, ओके। हाँ शशांक। थैंक यू। दीक्षा अपना माइक बंद कर लो। हाँ शशांक, क्या बोल रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? आप बोलो। हाँ सर, अब मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा था आगे पढ़ते हैं ना। हमने तो लास्ट मेड्यूला ऑब्लोंगाटा वाला करा, वो मेड्यूला और पॉन्स वाला करा था ना। हाँ, पहले मुझे ये तो पता चले कि तुमको क्या समझ में आया, क्या समझ में आया तुमको मेडल ऑफ लंगाटा से और कौन से जो मैंने पिछले बार बताया था? कि सर जो बेसिकली जो रेस्पि वो है हमारा, क्या बोलते हैं, ये हमारा मेड्यूलर रीजन ऑफ ब्रेन का। तो फिर सर रिदम सेंटर है एक वहाँ पे, और दूसरा जो है पॉन्स में हमारा न्यूमोटेक्सिक सेंटर है, जो दोनों रेगुलेशन में काम आता है सर, रेस्पिरेशन के। अच्छा, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो रेस्पिरेटरी रिदम है, नॉर्मल रेस्पिरेशन है या सबकॉन्शियस रेस्पिरेशन है, उसके लिए अगर मैं बोलूँ मेरा हाइंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या सर, क्या किसके लिए? मैं कह अगर बोलूँ कि मेरी नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए आमतौर पर जो मैं सांस लेता हूँ, या सबकॉन्शियसली जो मैं रेस्पायर कर रहा हूँ जैसे बातें करते करते वक्त, इस जनरल रेस्पिरेटरी रिदम के लिए अगर मैं बोलूं कि हाइंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हम्म। एम आई राइट? यस और नो? सर मतलब आइडिया नहीं है इस वाले का। अच्छा वो छोड़ो, इतना बता दो कि नॉर्मल रेस्पिरेशन और कौन कंट्रोल कर रहा है मेरी बॉडी में? क्या सर? नॉर्मल रेस्पिरेशन मेरी बॉडी के लिए, बॉडी में कौन कंट्रोल कर रहा है? सर नॉर्मल रेस्पिरेशन तो दोनों कंट्रोल करेंगे ना सर, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में। मेडुला और पॉन्स करेंगे ना? क्या सर, या? हाँ सर। मेडुला और पॉन्स ही करेंगे ना? हाँ जी सर। हाँ, तो वो ब्रेन के पार्ट है ना? हाँ सर, ब्रेन का ही पार्ट है। कौन से ब्रेन ब्रेन के पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन की हाइंड ब्रेन? हाइंड ब्रेन के पीछे वाला। तो फिर तो वही तो बोल रहा हूँ जब से मैं।
कि नॉर्मल रिदम आपके रेस्पिरेशन का अगर मैं बोलूँ हाइंड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, तो क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर। तो जब से यही तो स्टेटमेंट कह रहा था मैं सबसे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ जी क्वेश्चन सर। अगर थोड़ा, हाँ, थोड़ा सा घूम जाता है, या अगर वो ये ना बोल के कि मेडुला रेस्पिरेटरी कंट्रोल कर रहा है या पॉन्स कर रहा है, भाई हाइंड, अगर वो सीधा बोले कि हाइंड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम, तो हाँ, ठीक है, सही कह रहे हो, क्या गलत है? ठीक है। तो ऑलवेज लिसन की क्या बोला जा रहा था, एक दो क्वेश्चन मुझे और पूछने हैं, लेकिन मैं शशांक और दीक्षा से नहीं पूछूंगा, कोई और स्टूडेंट जो मुझे कोई और आंसर दे। सर लास्ट क्लास में हाँ पहले आप पूछ लो, एक चीज पूछनी थी। आप पूछ रहे ना? ठीक है, मैं जरा एक आध जने से और पूछ लूं। अम, पार्थ, पार्थ चौधरी। यस सर। आवाज आ रही है सर। पार्थ? हाँ सर, आ रही है बात। मुझे तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही पार्थ। अच्छा, आ रही है। अब सुनाई दे रही है मेरी आवाज क्लियर है पार्थ? हाँ सर, क्लियर है बिल्कुल। हेलो सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सांस तेज लेना या धीरे लेना, धीरे और तेज, सब कॉन्शियस, कॉन्शियस नहीं, तो एक तो तुमने मर्जी से सांस ली, तेज ली, धीरे ली, एक तो वो होता है, उसे कहते हैं कॉन्शियस। सब कॉन्शियसली सांस को तेज या धीरे लेना, ये किस चीज पे डिपेंडेंट है? फिजियोलॉजिकली किस चीज पे सर डिपेंडेंट है? CO2 के लेवल पे। किस पे बेटा, क्या बोला? मतलब कौन बहुत ही बढ़िया, सी टू के कौन लेवल पे डिपेंडेंट है। अब एक सवाल का जवाब दो सिंपल सा। सी टू का लेवल, हाँ, सी टू का लेवल बढ़ेगा तो तेज होगी, या सी टू का लेवल घटेगा तो तेज होगी? सर जब बढ़ेगा तब तेज होगी। टाइम ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को। बहुत ही बढ़िया। और अगर, हाँ, दो सांसों के बीच का जो गैप है, अगला सवाल है, दो सांसों के बीच का जो गैप है वो कब बढ़ेगा? सर जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया। तो जो दो सांसों के बीच का गैप है वो तब बढ़ जाएगा, मतलब इंस्पिरेटर रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जब CO2 लेवल आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से ही आंसर करोगे। चलिए, आंसर के लिए बड़ी खुशी हुई कि आपने, बड़े कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। आप एक बड़े इंटरेस्टिंग सी बात कर रहे हैं, जो आप पढ़ाने जा रहा हूँ ना, इसको मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा, ध्यान से पढ़ाऊंगा, आप भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सर मैं ये जो पूछ लूँ अपना टॉपिक है डाउट। इससे ना क्वेश्चन आता है, मतलब कि, हाँ, डाउट पूछ लो पहले। सर एक तो वही था जो लास्ट टाइम आपको मैंने एक टर्म बताया था, वो पता चला? हाँ, हाँ, वो मैं देखा बेटा, वो जो तू स्पेलिंग बोला था ना, यस कैरियोसाइटोनॉसिस, सर। ठीक है ना, वो तो कोई वो तो कोई टर्म ही सर नहीं है, ठीक है ना? केरियोस्टेनोसिस बोला था, वो ए एक्चुअली माइटोटिक को तो बोलते हैं। तो के से वर्ड यूज करना ना, के यूज करना ना, सर केरियोस्टेनोसिस ए माइटोटिक के डिवीजन को ही फॉर, बोलते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, तूने जो मुझे लिखवाया था ना कैरियोस्टेनोसिस, जो स्पेलिंग तूने मुझे लिखवाए थे वो मैंने पूरा सर्च कर लिया, उस स्पेलिंग से कुछ भी नहीं है एग्जिस्टेंस में। वो कोई और, या तो टर्म कुछ और होगा या स्पेलिंग कुछ और होंगे, कुछ अलग होगा, ठीक है? कैरियोस्टेनोसिस करके कोई टर्म नहीं है, या तो किसी बुक में दिखाइए मुझे। ठीक है सर, मैं बुक में दिखा ठीक है दूंगा ना? आपको। हाँ, बुक में दिखाना मुझे, क्या कहाँ क्या दे रखा है, क्योंकि मैंने गूगल में सर्च किया था और मुझे कोई टर्म नहीं मिला। मैंने एक दो रेफरेंशियल बुक्स भी देखी, पढ़ी थी मेरे पास, तो उसमें से एक इंडियन ऑर्थर है, एक फॉरेन ऑर्थर है, दोनों के अंदर मुझे वो टर्म नहीं मिला। तुमने कौन सी बुक में देखा मुझे बताना, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और बुलाओ इसके अलावा। सर इसके अलावा सर जो आपने लास्ट टाइम कीमो सेंसिटिव एरिया वाला बताया था ना। कीमो सेंसिटिव एरिया, मैंने कीमो सेंसिटिव एरिया की तो बात ही नहीं की लास्ट क्लास में। अच्छा अभी नहीं हुई ना, हाँ तो सर उसमें से वही अभी डिस्कस होगा ना। हाँ, अभी तो मैंने तुमको सिर्फ एक
आम, देखो मैं एक्चुअली तुमको ये समझा रहा था सांस लेना या छोड़ना, तो मैं बस तुमको ये बता रहा था, तभी उससे मैंने रिलेट करके रेस्पिरेटरी कंट्रोल थोड़ा सा बताया था कि ये सारा का सारा ना मेडुला ऑब्लोंगाटा और पॉन्स कर रहा है, मैंने तो ये बताया था। और फिर ये बताया था कि दो सेंटर हैं, एक रिदम और एक न्यूमोटैक्सिक, इतना ही बताया था। कीमो सेंसिटिव एरिया के बारे में तो मैंने अभी बात ही नहीं करी, वो तो हम जब रेस्पिरेटरी कंट्रोल एक्चुअल टॉपिक करेंगे उसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे। वो तो मैंने इससे थोड़ा रिलेट किया था कि आपको क्लियर रहेगी कि कैसे सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको ये डायफ्राम को बता रहा था कि डायफ्राम कैसे काम करता है और कॉस्टल मसल कैसे काम करती है, तो उसको समझाने के लिए कि ये डायफ्राम को खींचने की इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, कि कैसे ये कंट्रोल हो रहा है, कि 2 सेकंड तक इसको खींचा जा रहा है और फिर छोड़ दिया जा रहा है। तो जब डायफ्राम को नीचे खींचा जा रहा है 2 सेकंड के लिए, तो वो काम मेडुला ऑब्लोंगाटा में सिचुएटेड रिदम सेंटर का काम है। और फिर 3 सेकंड उसका काम ही ये है कि 2 सेकंड तक उसको खींच के रखना या खींचना नीचे आके, उसके बाद छोड़ देना। तो जो छोड़ा वो पैसिव है, उसमें एनर्जी नहीं लग रही, वो छोड़ दिया, जैसे स्प्रिंग को स्क्वीज किया फिर छोड़ दिया, तो उसको हमने फोर्स से वापस नहीं लेके आया, बस छोड़ दिया, उसका कॉन्ट्रैक्शन छोड़ दिया अपने आप, दैट पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो वही वाला हिसाब किताब हो रहा है, ठीक है, कि आपने एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया, जब आपने डायफ्राम को खींचा और फिर डायफ्राम को छोड़ के वही पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। ऐसा कुछ थोड़ी बहुत फिजिक्स मेरे को आती है, तो मैं ऐसे रिलेट कर रहा हूँ। खैर, ओके तो सर। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ना क्वेश्चन आ जाता है, मतलब बड़ा फेवरेट है ये, मतलब रेस्पिरेशन से अगर नीट में क्वेश्चन आया तो इस पार्ट से आ जाता है, और बड़ा ही सिंपल है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, 2-3 डेफिनेशन है, अब ध्यान से सुनना। जैसे हम ऊपर गए और नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, इनके ना पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, मैं पॉइंट्स की कुछ नाम दे रहा हूँ, फिर हम इस पॉइंट्स की बात करेंगे। लेट से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और ये टॉप वाला ये ई पॉइंट है। एक मिनट, ये टॉप वाला ई पॉइंट है। तो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को याद रखेगा कि ए बी सी डी और ई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं सी टू डी जा रहा हूँ, ठीक है, सी टू डी गया, तब मैंने नॉर्मल सांस ली, डी टू सी वापस आया, नॉर्मल सांस छोड़ी, फिर सी टू डी गया, नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस छोड़ी, नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस छोड़ी। मतलब जब भी मैं सी से डी जा रहा हूँ मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब एयर मेरे लंग्स में भर रही है, ठीक। और जब डी से वापस सी पे आ रहा हूँ तो मैं वही उतना अमाउंट ऑफ एयर क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। तो चाहे मैं सी से डी जाऊँ, चाहे डी से सी जाऊँ, चाहे नॉर्मली इंस्पायर करूँ चाहे एक्सपायर करूँ, एक स्पेसिफिक अमाउंट का एयर मैं लेता हूँ, उसको मैं टाइडल वॉल्यूम बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ उसको? टाइडल वॉल्यूम। तो बहुत सिंपल है, टाइडल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर है जो नॉर्मली मैं इंस्पायर या एक्सपायर करता हूँ, ठीक। अब लेट्स अज्यूम मैं सी से डी आ चुका हूँ, मैं नॉर्मली सांस ले चुका हूँ, तो क्या मैं इतनी ही सांस ले सकता हूँ? इस सांस को लेने के बाद मैं फोर्स लगा के, दम लगा के, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा करके, ठीक है, मैं और ज्यादा सांस ले सकता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम कितनी ले सकता हूँ इसके अलावा, वो हो जाती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब एक बार मैंने आम सांस ले ली, नॉर्मल सांस ले ली, उसके अलावा मैं और कितनी एक्स्ट्रा सांस ले सकता हूं जिसमें वो जो नॉर्मल सांस लिए वो इंक्लूडेड नहीं है, उसको मैं बोलता हूं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। अच्छा, इसी के जैसा, अच्छा फिर भी, अच्छा अगेन, अब जब मैंने जो एक्स्ट्रा सांस ली, अब मैंने टोटल सांस कितनी ली, एक तो एक्स्ट्रा नॉर्मल लेने के बाद, और नॉर्मल तो ली थी, तो नॉर्मल प्लस जो मैं एक्स्ट्रा ले सकता हूँ नॉर्मल के अलावा, दोनों को ऐड कर दूं तो वो सांस हुई जो मैं सांस नॉर्मली छोड़ने के बाद टोटल अमाउंट ऑफ इंस्पिरेशन कर सकता हूं। मतलब नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद मैं फोर्सफुली कितनी सांस ले सकता हूं, वो अमाउंट ये वाला हो गया। कौन से वाला? C2E हो गया। तो जो C2E है उसको मैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोल देता हूं।
यहाँ लिखा नहीं हुआ, याद रखिएगा, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या फर्क है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर टाइडल वॉल्यूम भी एडेड होती है, और टाइडल वॉल्यूम में जब हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड कर देते हैं तो फिर वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाती है। मतलब इंस्पायरेटरी सर कैपेसिटी लेकिन इज एक इक्वल चीज, टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। और अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो द अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुल, हाँ बोलो बोलो शशांक, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ सर, मैं बोल रहा था कि ये हमेशा जरूरी थोड़ा ना है कि हम हर बारी फोर्सफुली हवा ले रहे हैं। तो हम जितनी नॉर्मल लेते हैं और जितनी निकालते हैं सर, उसके बराबर ही होनी चाहिए बोलो ना भाई वो। शशांक, कुछ कह रहे थे तुम? सर मेरी आवाज आ रही है? देखो, अभी हम क्या करते हैं। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ, आई एम ऑडिबल? हाँ जी सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ना हम ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि हम क्या लेते हैं, क्या छोड़ते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होगा तो क्या डेफिनेशन बोलेंगे, और अगर वैसा होगा तो क्या बोलेंगे। पहले क्या बोलते हैं वो समझ लो, फिर हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलेंगे, उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक। ओके सर। तो मैं वही कह रहा था, आई सपोज मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आपको, कि जब आपने सांस छोड़ी, नॉर्मली छोड़ी, पर नॉर्मली छोड़ दी, छोड़ने के बाद आप जब फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हो तो पहले जो नॉर्मली छोड़ी है वो लोगे, यानी टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद जो ले सकते हो ऑलरेडी थोड़ी सी लेने के बाद वो लोगे। तो टाइडल वॉल्यूम ऐड हो गई, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड हो गई, ये हो गई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज एयर टेकन इन फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल expiration, whereas inspiratory reserved volume is for air forcefully taken after normal inspiration। तो एक इंस्पायरेशन के बाद इंस्पायरेशन इज रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, और एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन वो कैपेसिटी है। ये टर्म जो है आप याद रखिएगा। ठीक, अब आगे आ जाते हैं। अब यही चीज एक्सपायरेशन के साथ भी हो सकती है। कैसे? कि जैसे आपने थोड़े से अमाउंट की एयर, जैसे आपने थोड़े से अमाउंट की एयर, नॉर्मल एयर आपने रिलीज कर दी, ठीक है। बस जो आप नॉर्मली रिलीज करते हो, तो नॉर्मली रिलीज करके आप पहुंच गए पॉइंट नंबर सी पे। तो सी पे आप पहुंच गए हैं। ओके, तो वापस से शुरू करते हैं। आप सी पे पहुंच गए हैं, ठीक है, यू ऑलरेडी एट सी। अब आपने नॉर्मली सांस रिलीज कर दी है। अब ये नॉर्मली सांस रिलीज करने के बाद जब आप फोर्सफुली और सांस रिलीज करोगे तो आप सी से बी पे पहुंच जाओगे, यानी यहां से यहां। और फिर ये वाला जो अमाउंट है इसको हम बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जैसा ही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है,
जब आपने सांस लेकर एक्स्ट्रा और ली थी तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, सांस छोड़कर और एक्स्ट्रा छोड़ दी या फोर्सफुली मैक्सिमम जितनी आप छोड़ सकते हो वो छोड़ दी, तो वो क्या था, कितनी सांस छोड़ी, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसी को अगर एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं कि आपने नॉर्मली इंस्पायर कर लिया था, आपने नॉर्मली इंस्पायर कर लिया था, तो आप कहाँ पहुंचे, पॉइंट नंबर डी पे। अब आप जब फोर्सफुली एक्सपायर करोगे तो फिर आप डी से सीधा कहाँ पहुंच जाओगे, बी पे। तो आप टाइडल वॉल्यूम छोड़ोगे जो हमेशा छोड़ते हो, प्लस जो एक्स्ट्रा छोड़ सकते हो दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो भी छोड़ोगे। तो कुल मिला के क्या छोड़ दिया आपने, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कुल मिला के बोल देंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वही वैसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, और जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसी तरीके से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है। ठीक है, मुझे एक दफा पिक्चर याद करनी है, मैं याद करके फिर से आपसे कंटिन्यू करता हूँ। आई सपोज आपको ये वाली बातें जो है ये क्लियर हो गई होंगी। किसी को अभी तक के जो मैंने समझाया उसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे को जरा एक पिक्चर ऐड करनी है, फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये वाली पिक्चर खराब हो गई है, आई जस्ट ऐड अ न्यू पिक्चर इन इट। ओके, तो वापस कंटिन्यू करते हैं। सर तो मैंने ये पिक्चर जो है वापस से ऐड कर लिया। हाँ जी, कौन बोल रहा है, सर बताइए। सर एक डाउट था। स- आप पूछो पूछो। सर ये जो सर ये टाइडल वॉल्यूम था वो 500 ml है, पर सर बुक में और एक लाइन दे के रखी है कि हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर मींस अप्रॉक्स 6000 to 8000 ml पर एयर, हाँ ml ऑफ एयर पर मिनट। सर तो ये कौन सी कैपेसिटी है? बेटा एक बात बताओ हाँ सर। कि 2 मिनट का इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन कितने, सॉरी 2 सेकंड का इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन कितने सेकंड का होता है? 2 ही सेकंड का होगा ना सर? 3 सेकंड का। 3 का तीन होता है, सेकंड का पिछली होता है बार सर। बताया था। 2 का इंस्पिरेशन, तीन 3 का सेकंड का। एक्सपायरेशन, ठीक है, हाँ ये सर। क्लियर है। हाँ सर। 5 सेकंड हो गए, तो हाँ 1 मिनट सर। में कितनी सांसें ली तूने? 1 मिनट में? हाँ, बेटा क्लास 5th का मैथ्स है। ठीक है, 5 सेकंड में एक सांस लेती छोड़ती है तू, तो कितने कितनी सांसें ली तूने पूरे 1 मिनट के अंदर? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हेलो हाँ, कितनी हुई? सर, क्या 1 मिनट अरे में? कितनी सांसें हुई? हाँ,
सर 300। 300 सांसें ले लेगी तू है? हाँ सर। 1500 सेकंड होते हैं तेरे 1 मिनट के अंदर 1500 सेकंड होते हैं। नो सर। हाँ, 5 सेकंड में एक बार सांस ली और छोड़ी, लंग्स में वेंटिलेशन किया तूने 5 सेकंड में, है ना? तो 1 मिनट में कितनी बार किया? 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। 5 सेकंड एक को लग रहा है, तो 12 बार करेगी नहीं करेगी? 12×5 = 60 होता नहीं होता है? 12×5 = 60। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। अब 12 बार तूने अगर सांस लिया छोड़ी, जो मतलब 12 बार वेंटिलेशन किया, तो ये 12 × 500 कितना होगा? कितना ml हुआ? 6000। 6000 ml हुआ सिक्स भाई। 6000 12 सर। इंटू यस पाँच सर। सौ एम एल इजकल टू 6000 ml। और 6000 हाँ ml सर, क्या हाँ होता है? सर। 6 लीटर। आगे से बात समझ में, तू हाँ 1 मिनट का दे रखा है। हाँ सर। क्लियर? कोई डाउट? तो सब चीजें लिंक्ड है, हाँ खुद सर, ही हाँ सर। मैथमेटिक्स हो तो गॉट इट? यस ओके, सर। हाँ सर। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया आपका नॉर्मल नॉर्मल सारा हिसाब किताब। अब आगे बात करते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। मैं वापस से ABCD पढ़ लेता हूँ। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और ये ई हो गया। ठीक है, ओके। अब और सुनना। अब एज्यूम करो कि तुम जितनी एयर निकाल सकते थे लंग्स से, वो तुमने पूरी की पूरी निकाल दी, जबरदस्ती फोर्सफुली निकाल दी। तो फिर तुम्हारे लंग्स में कुछ एयर बची, थोड़ी एयर, जो तुम चाह कर भी कभी नहीं निकाल सकते। ठीक है ना? जो हमेशा थोड़ी सी क्या होती है, बच जाती है। उसको हम बोलते हैं बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है? ये जितने लोग दुकान चलाते हैं ना, उनको बड़ा आइडिया होगा कि दुकान में से घर जाते हैं सारे पैसे खाली नहीं करते, कुछ नोट जो है गले में, गला बोलते हैं, उसमें छोड़ देते हैं। तो वैसा ही है कि लंग्स पूरी खाली नहीं करते, थोड़ी सी अमाउंट लंग्स में छोड़ देते हैं। और जिसका इंपॉर्टेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ताकि आपके लंग्स कोलैप्स ना करें। ठीक है? और ताकि इतनी एयर जिसका प्रेशर इतना हो कि जो जो प्लूरल फ्लूइड का प्रेशर अंदर लग रहा है उससे थोड़ा ज्यादा हो जाए, ताकि हम उसको ओवरकम कर पाए। तो उसके लिए हम थोड़ी अमाउंट ऑफ एयर छोड़ देते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली होती है 1200 ml। तो ये 1200 ml एयर हमने छोड़ दी, इसको बोलते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है? अमाउंट मैं आपके साथ बाद में डिस्कस कर लूंगा। अमाउंट की इतनी टेंशन मत लीजिए, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, ओके। अब सुना जरा ध्यान से। रेजिडुअल वॉल्यूम क्लियर हो गया? तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्लियर है, टाइडल वॉल्यूम क्लियर है, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्लियर है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्लियर है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्लियर है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्लियर है। बाय डेफिनेशन आपको सब कुछ क्लियर है। अब दो तीन चीजें और रह गई, अब सुनेगा ध्यान से। अब सर हाँ बोलो। सर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक बार सर फिर समझा दो, मैं समझ नहीं आया। देखो, कुछ भी नहीं है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। पहले तो मुझे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बताओ क्या है, मैं तुम्हें एक्सपायरेटरी बता देता हूँ। सर जो हमने टाइडल वॉल्यूम लिया नॉर्मली, जो हमने सांस ली उसके साथ हमारी हाँ कैपेसिटी के हिसाब से, और जो सांस ले सकते हैं उसे बोलते हैं हाँ, इंस्पायरेटरी उसको रिजर्व। उसको ले लिया उसको, हाँ। IRV क्या था? नॉर्मल सांस ली, उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो। नॉर्मल सांस लेने के अलावा एक्स्ट्रा में और एक्स्ट्रा कितनी सांस ले सकते हो, उसको हमने IRV बोला था। क्लियर? यस सर। तो ऐसे छोड़ने में भी है कि सांस छोड़ी, नॉर्मली छोड़ी, उसको उसको भूल जाओ। नॉर्मली छोड़ने के बाद और कितनी फालतू छोड़ सकते हो, वो IRV हो गई। ओके सर। ठीक है ना? और टोटल कितनी छोड़ी, वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो गई, कि नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा जो छोड़ी मिला के एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो गई। ठीक है? ओके क्लियर? सर। यस ओके। सर। अब सुनो, अब मुझे एक बात बताओ कि लेट्स अज्यूम, अज्यूम करते हैं कि तुमने फोर्सफुली अपने लंग से जितनी एयर छोड़ सकते थे छोड़ दी। ठीक है? तो बताओ तुम ABCDE किस पॉइंट पे होगे? क्या सर? तुमने
जितनी सांस मैक्सिमम छोड़ सकते थे लंग्स में, ठीक है, जितने छोड़ सकते थे सारी छोड़ दी, जितनी मैक्सिमम छोड़ सकते थे छोड़ दी, तो तुम्हारे लंग्स में कितनी सांस बची? सर रेजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्लियर हो गया। अच्छा, ये सबको क्लियर है। अब दोबारा सुनना मेरी बात। अब तुमने क्या किया, तुमने जबरदस्ती सांस नहीं छोड़ी, तुमने नॉर्मली सांस छोड़ी। भाई सांस लेते छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, तो तुमने बस लिए नॉर्मली छोड़ दी है, तो नॉर्मली सांस छोड़ी है तुमने। अब तुम्हारे लंग्स में कितनी सांस है? सर ERV और प्लस RV। हाँ एग्जैक्टली। तो नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद, तो सुन लो, नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद तुम पॉइंट सी पे हो, मतलब तुम्हारे लंग्स में ए से लेकर सी तक, ठीक है ना, फ्रॉम ए टिल सी तुम्हारे में क्या है, सांस है। तो नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर तुम्हारे लंग्स में बच जाती है वो ERV है प्लस RV है, और इसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो जिसको हम शॉर्ट में रेजिडुअल कैपेसिटी भी बोल देते हैं। तो कोई पूछे रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, वो है जितनी सांस छोड़ सकते तो छोड़ दी, जो बची, जो मिनिमम जरूरी है, ठीक है, वो रेजिडुअल कैपेसिटी, सॉरी रेजिडुअल वॉल्यूम है। और नॉर्मल छोड़ने के बाद लंग्स में जो बच रही है वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, या सिर्फ रेजिडुअल कैपेसिटी है। दोनों में डिफरेंस क्लियर? दोनों में डिफरेंस क्लियर? यस सर। ओके, आगे की बात करते हैं। अब मान लो तुमने फोर्सफुली एक्सपायर किया, मतलब जितना एक्सपायर कर सकते थे तुमने एक्सपायर किया। तो बताओ बेटा तुम कौन से पॉइंट पे पहुंचे, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे कि ई पे? सर बी पे। बेटा जितनी सांस छोड़ सकते थे मैक्सिमम छोड़ दी, कहाँ पहुंचोगे? सर बी पे, फोर्थ पे था बी पे। मैं अब ना तुम्हारे ना फोन के अंदर घुस के तुम्हारी डांट लगाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो, सांस छोड़ी है, छोड़ी, जितनी छोड़ सकते थे मैक्सिमम छोड़ दी, कौन से पॉइंट पे पहुंचे हो? सर बी पॉइंट। हाँ बी, बी पे आएगा। बी फॉर, हाँ बी फॉर बफेलो वाला बी, ठीक है। बी तो बोला था मैंने भी सर। हाँ मुझे ई सुना जा रहा था, सॉरी। नहीं सर मैंने बी बोला था। बी फॉर बफेलो, बर्लिन, ये बोरोलिन, ये सब वाला बी, ठीक है ना। तो बी पे पहुंचे आप। तो यस सर। बी पे आप पहुंच गए। अब आप देखो, अब फोर्सफुली छोड़ने के बाद अब आप फोर्सफुली सांस छोड़ दी थी, बी पे पहुंच गए। अब यहां से आपने फोर्सफुली सांस ली, जितनी ले सकते थे उतनी सांस ली। तो आपने कितने अमाउंट की सांस ली, कौन से पॉइंट पे पहुंचे? सर मैंने क्या पूछा, क्लियर आवाज समझ में आई? मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी ब्रेक हो गई थी आपकी वॉइस, हाँ जी सुनाई नहीं दिया। नहीं सर आपको कोई बेटा ई पे पहुंचेंगे, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है, हम पहुंचेंगे ई पे। सर जब आप बोल रहे थे ना तो आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो गई थी, इसलिए मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, तो मैं वही वापस से क्लियर कर देता हूँ। वही जो मैं बोल रहा था, मैंने पूछा था कि मैंने फोर्सफुली सांस छोड़ दी थी और फिर मैं फोर्सफुली ही सांस ले रहा था। तो जब मैंने फोर्सफुली जितनी मैक्सिमम छोड़ सकता हूँ सांस वो छोड़ दी, तो मैं बी पे पहुंच गया। उसके बाद मैंने फोर्सफुली जितनी सांस ले सकता हूँ वो ले ली। तो मैं पूछ रहा हूँ मैंने कितनी सांस ली, तो मैं बी से पहुंचा ई पे। तो ये जो बी टू ई वाला अमाउंट है, इसको मैं बोलता हूँ द वाइटल कैपेसिटी, या बाय डेफिनेशन मैं इसको सिंपली क्या बोल सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ एयर
forcefully inspired after forceful expiration. Make sense? Clear है ये? Yes, sir. The amount of air forcefully inspired after forceful expiration. ठीक, ओके। अच्छा, मेरे एक दो सवालों का जवाब और देना, कोई भी एक जगह देना कि अगर नीचे से ऊपर आने के लिए 10 सीढ़ियां हैं तो ऊपर से नीचे जाने के लिए कितनी सीढ़ियां होंगी? सर 10 ही होंगी। 10 ही होंगी। सर 9 होगी। तो सर 9 सीढ़ियां होंगी। कैसी बात कर रहे हैं? चुप रहे। सर 10वीं पे ऊपर तो आप सीधे सीधा 10 ग्राउंड सीढ़ी से फ्लोर पे नीचे पहुंच 10 सीढ़ी जाओगे। होगी। शशांक, हाँ जी सर। डोंट टॉक दिस। सो कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम खड़े हो वहां पे 5 कदम दूर पे, मैं 5 कदम में तुम पे पहुंचूंगा तो वापस 5 कदम में आऊंगा कि 6 कदम या 4 कदम में आ जाऊंगा? घर जाके एक्सपेरिमेंट करना, सीढ़ियां चढ़ना, ठीक है, और फिर मुझे बताना शशांक, ठीक है? सर 9 नहीं होगी। आप 9 10वीं वाले पे तो नीचे ही पहुंच जाओगे ना। अरे गुरुजी, आप घर जाके एक्सपेरिमेंट करना, अगर तुमको ऊपर पहुंचने में 10 सीढ़ी लग रही होंगी तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर टच करने में भी 10 ही लग रही होंगी, ठीक है? ये एक नॉर्मल रूल है। अभी कल बात करेंगे इसके बारे में। खैर, वापस आते हैं वापस आते हैं इस बात पे कि अगर आपने फोर्सफुली एक्सपायर किया और फिर फोर्सफुली इंस्पायर किया, तो अगर अमाउंट जो है वो वाइटल कैपेसिटी है, तो इसका उल्टा कर देते हैं। आपने फोर्सफुली इंस्पायर कर लिया था, जितना आप कर सकते हो, उसके बाद फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो, तो कोई पूछे कि आपने कितनी एयर एक्सपायर करी, तो वो भी क्या हो जाएगी? वाइटल कैपेसिटी ही हो जाएगी। तो मतलब दोनों ही डेफिनेशन ठीक है कि फोर्सफुली इंस्पायर करने के बाद फोर्सफुल एक्सपायर करी तो अमाउंट ऑफ एयर, या फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद फोर्सफुली इंस्पायर किया तो वो अमाउंट ऑफ एयर। दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में क्या रहेगी? वाइटल कैपेसिटी रहेगी। अब ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? हाँ जी सर। ओके। अगला 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 क्वेश्चन है, आप लोग ही जवाब दोगे कि मान लो इसको इस तरीके से देखते हैं कि मैंने फोर्सफुली एयर एक्सपायर कर दी थी, ठीक है? अब मैंने फोर्सफुली एयर इंस्पायर करी है, तो अब फोर्सफुली जितनी मैं एयर इंस्पायर कर सकता मैंने कर ली, तो मेरी लंग्स में टोटल कितनी सांस भर गई है? सर लंग्स में टोटल कितनी पूछी है ना आपने? हाँ हाँ तो हाँ, आपने मैंने जितनी पूरी फोर्सफुली जान ले बता ली दी। और लंग में जितनी पहले थी दोनों मिला के टोटल उतनी हो जाएगी। एग्जैक्टली तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, मैं जितनी फोर्सफुली ले सकता हूँ वो वाइटल कैपेसिटी है छोड़ने के बाद, और जितनी पहले थी वो हमेशा बच जाती है, वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। तो बोल सकता हूँ वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। हाँ जी सर। अच्छा, अब ये सारी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब जरा मैं कुछ एरोज बना रहा हूँ अलग अलग कलर के, ठीक है? ओके, तो ये जो रेड एरो है ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम शो कर रहा है। ये जो ऑरेंज एरो है ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम शो कर रहा है। ग्रीन एरो वाइटल कैपेसिटी शो कर रहा है। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का ब्लैक एरो है ही, हम ब्लू बना देते हैं, तो ये ब्लू एरो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी शो कर रहा है, बाकी रेजिडुअल वॉल्यूम है, और सारा का सारा टोटल लंग कैपेसिटी है, ठीक है? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। मैं कुछ आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा, आप मुझे बस बताना कि यस या नो। लेकिन फॉर्मूला से पहले पहले अमाउंट देख लो, ये याद रख लेना। 4 ही अमाउंट हमको याद रखने हैं। पहला रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml, 1200 ml 1.2 लीटर्स, ठीक? अगला है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, ये रहता है इतना
1100 से 1000 से 1100 ml, मतलब 1 लीटर टू 1.1 लीटर, 1000 से 1100 ml मतलब कम होता है। ठीक है, फिर टाइडल वॉल्यूम 500 ml, और आखिरी वाला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये रहता है करीब करीब 2500 से 3000। ठीक है, 2500 टू 3000 ml। अच्छा, अब आपको ये चार वैल्यूज पता है, चार टुकड़े पता है। अब इन चार टुकड़ों से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो ना? यस सर, निकल जाएंगे। यस सर। हाँ, अगर आप कोई आपसे आईसी पूछेगा तो आप आईआरबी में टीवी ऐड कर दोगे, कोई ईसी पूछेगा तो टीवी में ईआरबी ऐड कर दोगे, कोई फंक्शनल रेजोल्यूट कैपेसिटी पूछेगा तो उसमें सीधा आप ईआरबी में आरबी ऐड कर दोगे। मतलब कोई भी आपसे कोई भी अमाउंट पूछता है तो आप आंसर कर सकते हो, अगर आप ये सिर्फ चार वैल्यूज याद रखते हो तो ये चार वैल्यूज याद रखेगा। ठीक। अच्छा, अब आपको समझ में क्या आया क्या नहीं आया, उसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यू विल बी आंसरिंग देम। ठीक है, स्टार्ट करूँ? यस सर। ओके, तो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बस आंसर यस या नो में देना है। ठीक है, अगर मैं बोलूं, अगर मैं कहूं कि वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो क्या मैं सही बोल रहा हूं? डायग्राम में ध्यान देना। मैं वापस रिपीट कर देता हूं। यस सर। मैंने कहा कि अगर मैं बोलूं वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस सर, सही। सही बोल रहा हूँ ना? ठीक है, बस ग्रीन वाले एरो में से रेड वाला एरो माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा तुम लोग के पास? इतना अमाउंट बच जाएगा, इतना ही। एक्सपायरेटरी रिजर्व और ये वॉल्यूम जो मैं, बचेगा। नहीं बेटा, हाँ सॉरी सॉरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वही वॉल्यूम बचेगा ना? सही। नहीं, सर, मैंने एग्जैक्ट क्या पूछा एक्सपायरेटरी था आपसे रिजर्व मैं भूल प्लस गया। टीवी बचेगा ना। नहीं, मैंने पूछा क्या था मैं भूल गया, मैं कंफ्यूजन हो गया। क्या मुझे तो पूछा क्या था मैंने? डायग्राम भी मैंने ठीक से वाइटल, देखी नहीं था। हाँ देखो, वाइटल कैपेसिटी वापस से बोलता हूँ, वाइटल कैपेसिटी, मैं आप दोबारा ऐसा ना बोलना, वाइटल कैपेसिटी में से माइनस किया है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, सॉरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी माइनस कर दिया है, तो क्या बच रहा है? सर, टाइडल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी, वापस आपने सुन लो, वाइटल में से वो वाइटल माइनस करा तो सर कैपेसिटी में से, ईआरवी तो बचेगा। एग्जैक्टली वाइटल कैपेसिटी में से अगर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी माइनस किया तो फिर हाँ, ईआरवी ईआरवी। बचेगा। और अगर, हाँ, अगर वाइटल कैपेसिटी में से आईआरवी माइनस किया तो क्या बचेगा? तो सर टाइडल प्लस ईआरवी बचेगा। उसे क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। उसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बचेगा। ठीक है, क्लियर? ओके, अब मुझे एक दो सवाल का और जवाब देना। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल टू रेजिडुअल वॉल्यूम, ये बात सही है? हाँ जी सर। ठीक है, तो एफ आर सी माइनस आर बी इजिकल टू ई आर बी। अच्छा, एक आखिरी है, एफ आर सी टोटल लंग माइनस कैपेसिटी, ईआरवी इक्वल टू आरवी। वही बोला मैंने। हाँ जी। अच्छा, अगर मैं बोलूं टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल टू फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी प्लस टाइडल वॉल्यूम, तो ये क्या बात सही है? हाँ सर। दोबारा सुन लो, बाकी जिनको नहीं समझ में आया मैं स्लोली बोलता हूँ। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, ये हो गया एलएचएस में। ठीक है, मैंने बोला इज इक्वल टू फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी प्लस टाइडल वॉल्यूम, तो इज दैट राइट? यस एलएचएस सर। आर एच इसके बराबर है, एग्जैक्टली बराबर है। हाँ ठीक है ना? जी। क्योंकि मैं अगर टीएलसी से आईआरबी माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी प्लस टाइडल वॉल्यूम, एग्जैक्टली यही बचेगा।
ठीक है ना, और मैं यही बोल रहा हूँ RHS में, तो LHS RHS से हो गया, इक्वल हो गया। तो आई सपोज आपको कैसे भी क्वेश्चन आए, तोड़ मोड़ उड़ के आए, कैसे भी फॉर्मूला बेस्ड आए, आई सपोज आप सही आंसर कर लेंगे। कर लेंगे ना। यस सर। एक और चीज बताता हूँ, हाँ एक चीज और बताता हूँ। एक होता है डेड स्पेस वॉल्यूम। अब डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होता है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लीजिए। मैं जब सांस लेता हूँ ना, तो सारी की सारी सांस एक्सचेंज नहीं होती। जो एक्सचेंज होती है उसको बोलते हैं वेंटिलेशन। भाई जो एक्सचेंज होगी एल्वेलाई के साथ, वो क्या है, वेंटिलेशन। लेकिन कुछ एयर मेरे ट्रैकिया में, ब्रोंक्यूल्स में और यहाँ वहां भी रह जाएगी। आ रही बात समझ में? तो कुछ एयर मेरे कंडक्टिंग पाथवे में रह जाती है। कंडक्टिंग पाथवे मतलब जो एल्वेलाई के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है ना, जो ब्रोंकियाई है या ट्रैकिया है, उसको हम कंडक्टिंग पाथवे बोलते हैं। तो कुछ एयर कंडक्टिंग पाथवे में रह जाती है जो एक्सचेंज में काम नहीं आती, और ये एयर होती है अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ टाइडल वॉल्यूम। मतलब टाइडल वॉल्यूम का सिर्फ 70% ही वेंटिलेशन में जाता है, 30% डेड स्पेस है। मतलब कितना अमाउंट हो जाएगा? मैथमेटिक्स है सिंपल। सर 30% 150 डेड स्पेस ml। वॉल्यूम है। बहुत 150 बढ़िया। ml। 150 ml हो गया। तो 150 ml जो है वो एक्चुअल में हमारा कंडक्टिंग पाथवे में रह रहा है। मतलब एक्चुअल जो एक्सचेंज हो रहा है वो 350 ml का ही होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि डेड स्पेस वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट होता है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, रेस्पिरेशन में कितनी एयर आ रही है जा रही है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर। ठीक है ना, स्पायरोमीटर बोलते हैं। तो स्पायरोमीटर से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कितनी सांस मैंने छोड़ी, ठीक है, कितनी सांस का एक्सचेंज हुआ, कितनी सांस आई गई, वो कैलकुलेट कर सकते हैं स्पायरोमीटर से। तो ध्यान रखिएगा, स्पायरोमीटर से हम सिर्फ कितनी गई और कितनी आई, सिर्फ एक्सचेंज वाली छोड़ सकते हैं। जो आ जा रही है, जो आ जा रही नहीं है, जो अंदर ही लोकेटेड है, जो एक्सचेंज में काम नहीं कर रही, ठीक है ना, जो मेरी रेजिडुअल वॉल्यूम है ना, मतलब एटमॉस्फेयर का जो एक्सचेंज में काम नहीं कर रही है, जो बच रही है लंग्स में, उसको मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता स्पायरोमीटर से। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो मैं रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं जान सकता स्पायरोमीटर से, इसलिए स्पायरोमीटर मेरे किसी काम का नहीं है। अगर मुझे टोटल लंग कैपेसिटी जाननी हो तो, या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जाननी हो तो, क्योंकि दोनों को जानने के लिए मुझे रेजिडुअल वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, जो मैं स्पायरोमीटर से कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट किसी को? ओके, आगे बात करते हैं। तो इतना ही है इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वगैरह चीज़ों के बारे में, आपको सब कुछ बता दिया ऑलमोस्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे ये सिंपल सा है, ये भी थोड़ा सा उसमें फिजिक्स लग रही है, ठीक है, केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी कहें। पार्शियल प्रेशर देखिए, एक है कि मैंने सांस ली और मैंने सांस छोड़ी, मेरे लंग्स में सांस आई क्योंकि मेरे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया था, प्रेशर कम हो गया था। लेकिन लंग से ये एयर ब्लड में क्यों जाएगी? ठीक है, और ब्लड में जाएगी तो कौन से एयर का कौन सा वाला पार्ट जाएगा, कौन सा वाला पार्ट नहीं जाएगा, ये सब डिपेंडेंट होता है पार्शियल प्रेशर के ऊपर। देखिए, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, और जब हम मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो हम प्रेशर की बात नहीं करते, हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। जो आपको पता है कि इंडिविजुअल गैस का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है टू द प्रेशर। भाई आपको पता है कि हर एक गैस का अपना एक कंसेंट्रेशन अमाउंट होता है, अपना उसके मॉलिक्यूल का अपना एक साइज होता है, और है ना, उस मॉलिक्यूल का अपना वेट होता है और अपनी कंसेंट्रेशन होती है। तो मोल फ्रैक्शन के हिसाब से हम इसको निकालते हैं, ठीक है ना, किसको, पार्शियल प्रेशर को। कि मान लीजिए 3 गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंटेनर में। तो इंडिविजुअल गैस की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। और इंडिविजुअल गैस का प्रेशर अगर हम ऐड कर दें, ऑक्सीजन का ऐड कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड कर दें, हाइड्रोजन का ऐड कर दें, तीनों का मिला के ऐड कर दें, तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो उस पार्शियल प्रेशर की बात करें, उसी की वजह से एक्सचेंज होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एयर ही छोड़ता हूँ, जस्ट रिमेंबर दैट, कि मैं एयर ही लेता हूँ और एयर ही छोड़ता हूँ। और जो वेंटिलेटर्स हैं या दूसरी चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही हैं आर्टिफिशियली, या जो ये जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो पानी में नीचे जा रहे हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम से चीज़ें लेके जा रहे हैं,
वो कहने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर है, आम भाषा में से बोली जाए तो एक्चुअली वो एयर सिलेंडर्स है, वो एयर है, ठीक है ना। हम प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते, हम एयर लेते हैं, हमारी बॉडी एयर लेने के लिए बनी है, तो हम एयर ही लेंगे और एयर ही छोड़ेंगे। अब उस एयर में जैसा भी कंसंट्रेशन रहेगा वो हम लेंगे, मतलब कि उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आएगी, अगर उस एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा आएगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी किसी तरीके से डिजाइंड नहीं है कि हाँ सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चुन लिए, चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड रहने दिए, ऐसा कोई डिजाइन नहीं है हमारी बॉडी में। अगर ऐसा होता तो फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। कोई छींकते रहता, खांसते रहता एटमॉस्फेयर में, चाहे कोरोना होता, चाहे कोई मर्जी कुछ मर्जी होता, कार्बन मोनोऑक्साइड होती, हम कहीं भी जाते, हमारी लंग्स तो सिर्फ ऑक्सीजन लेने के लिए बनी होती, तो सिर्फ ऑक्सीजन लेते, बाकी छोड़ देते। तो वो हमारे साथ वो हम नहीं कर सकते, तो एयर में जो रहेगा हम लेंगे और वही छोड़ेंगे। तो हम एयर लेते हैं और एयर ही छोड़ते हैं, पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर रखेगा। अब सुनिएगा, बस फर्क क्या होता है कि जो हम सांस लेते हैं, जब हम एयर लेते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो होता है, ठीक है ना, जो रेशियो होता है बस वो बदल जाता है। मतलब हम जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, ठीक है, इन टोटल, ठीक है। जब हम सांस छोड़ते हैं तब भी जो एयर छोड़ रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। और वो होगा ही क्योंकि एयर में ही ऐसा है, एयर में 21% ऑक्सीजन है और मुश्किल से 1% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो जब हम एयर लेंगे और एयर ही छोड़ेंगे तो बस क्या हुआ कि जब ली तब भी ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम था, और जब एयर छोड़ी तब भी ऑक्सीजन ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कम होता है। बस प्रोपोर्शन बदल जाता है कि भाई जब हमने सांस ली तब मान लेते हैं कि 20 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के थे और मतलब 20 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के थे और लेट से 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का था जब हमने सांस ली। जब सांस छोड़ेंगे तब लेट से 18 या 16 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होगी और 2 से 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हो जाएंगे। तो ओवरऑल देखें अभी भी ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है। लेकिन अगर और ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन 20 से 16 हो गई, यानी वो 4 मॉलिक्यूल कम हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड जो दो से एक 3 मॉलिक्यूल क्या हो गई, बढ़ गई। तो यही होता है, ठीक है ना, कि पहले से ऑक्सीजन कम हो जाती है और पहले से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ज्यादा हो जाती है छोड़ने पे, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो ऑक्सीजन को कवर अप कर दे, और ऑक्सीजन इतनी कम नहीं होती कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से कम हो जाए। तो ये बात आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कि जितने एक्सचेंजेस हो रहे हैं ये पार्शियल प्रेशर की वजह से हो रहे हैं। अभी जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एटमॉस्फेयर में याद रखिए कि एटमॉस्फेयर में आपके कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से देखें, 760 mmHg को देखें के हिसाब से देखें तो करीब करीब 159 mmHg इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का करीब करीब 0.3 होता है। तो 0.3 mmHg इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड 159 mmHg इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और इन दोनों में सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन का, 300 साढ़े 300 के करीब होता है, क्योंकि उसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, 70% इज नाइट्रोजन, ठीक है। तो क्या नाइट्रोजन की हम बात नहीं करते क्योंकि हमारे लिए मेन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जैसी आती है वैसे चली जाती है, नाइट्रोजन हम यूज नहीं करते डायरेक्टली। मतलब नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कि अमाइनो एसिड में है और काफी जगह पे नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन वो सारा नाइट्रोजन हम अमोनियम आयन या प्रोटीन से लेते हैं, डाइट में लेते हैं। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन आ रही है उसको इस्तेमाल करने की हिम्मत हमारे में नहीं है, ठीक है ना। उसको सिर्फ कुछ बैक्टीरिया इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपका ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। तो हम ब्लू ग्रीन एल्गे नहीं है तो हम उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाइट्रोजन हमारे लिए जरूरी है जो हम अमाइनो एसिड से लेते हैं, जो हमें वो बैक्टीरिया बना के देते हैं, कि बैक्टीरिया बनाएंगे, नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, फिक्स करके उसको उससे फिर प्लांट ले लेंगे, फिर प्लांट को हम खाएंगे, तो वो अमाइनो एसिड हम प्लांट से लेके उस नाइट्रोजन को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो पूरा नाइट्रोजन साइकिल है, खैर उसको छोड़ देते हैं, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे अब लंग्स की बात करें तो आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपके लंग्स में 104। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक। तो अब ये बताओ कि एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ज्यादा हुआ कि लंग्स में ज्यादा हुआ ऑक्सीजन का? एटमॉस्फेयर में से।
पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में ज्यादा है या लंग्स में ज्यादा है? लंग्स में ज्यादा है कि एटमॉस्फेयर में ज्यादा पार्शियल प्रेशर? सर एटमॉस्फेयर में ज्यादा है। हाँ, बड़ा बात है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा है। अब एटमॉस्फेयर में ज्यादा, लंग्स में कम है, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से कहाँ जाएगी? लंग्स में आ जाएगी। ठीक है, तो लंग्स में आ गई ऑक्सीजन। अब जैसे ही ऑक्सीजन लंग्स में आई, वो जाना चाहेगी ब्लड में। अब आप ब्लड में देखिए, जो लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा उसका पार्शियल प्रेशर देखिए, ऑक्सीजन का कितना 40 है, कितना है 40। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और लंग्स में 104। कहाँ ज्यादा हुआ, लंग्स में ज्यादा हुआ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा हुआ? लंग्स में। लंग्स में ज्यादा हुआ, 104 है। तो अब लंग्स से वो ऑक्सीजन निकल के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ जाएगी और ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। ओके, अब ये बताइए, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अप्रोक्सीमेटली जब वो टिश्यूज तक पहुंचता है तब हो जाता है करीब करीब 95। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 95 mmHg और सेल्स के अंदर वही जो अमाउंट है कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। तो अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ब्लड से सेल्स में जाएगी कि सेल से ब्लड में आएगी? सर ब्लड से सेल में चली जाएगी। ब्लड से सेल में चली जाएगी क्योंकि सेल में कंसंट्रेशन क्या है, क्या है, कम है। ठीक है ना, तो 95 वाली जो ऑक्सीजन है वो डिलीवर हो जाएगी सेल तक। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन है वो अपने पार्शियल प्रेशर की वजह से क्या होती जाती है? डिलीवर होती जाती है। अब अगर CO2 की बात करें तो वापस यहीं से बात करते हैं। सेल्स इसी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस करेंगे और सिट्रिक एसिड साइकिल करेंगे, यानी रेस्पिरेशन करेंगे। ऑक्सीजन को यूज करके जब रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है, तो प्रोडक्ट में क्या मिलता है आपको? एरोबिक CO2 रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट क्या है? CO2 मिलेगा ना। CO2 वाटर है, एनर्जी। मतलब एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है? CO2। ठीक है ना, यस सर। मतलब CO2 लेवल सेल के पास बढ़ जाएगा। अब CO2 लेवल है, अब आप देखिएगा ध्यान से, CO2 लेवल सेल्स के पास बेटा होता है करीब करीब 45। ठीक है, 45 mmHg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितना है? 40। तो ज्यादा कहाँ पे है? सेल के पास। सेल के पास, इसलिए सेल से जो CO2 है मूव कर जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड खैर वो पहले हो चुका है ऑक्सीजन डिलीवर करने के बाद। अब CO2 भी ऐड हो गई है। अब आप CO2 देखो, CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और बेटा लंग्स के अंदर वही वैल्यू कितनी है? 40 है। तो ज्यादा किस में है, लंग्स में कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में? ब्लड में। ब्लड में CO2 ज्यादा है, तो ब्लड से निकल के कहाँ पहुंच जाएगी वो? लंग्स में। लंग्स में पार्शियल प्रेशर है 40। एटमॉस्फेयर में बेटा कितना है? 0.3। 0.3 बहुत ही छोटा है 40 से। तो फिर लंग से डिफ्यूज कर जाएगी वो कहाँ? बॉडी के पास क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी। कौन? CO2। तो यही हो रहा है कि एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 जा रही है और O2 क्या हो रही है? एटमॉस्फेयर से आ रही है। ठीक है ना, तो जो भी हम एयर एक्सपायर कर रहे हैं उसमें अमाउंट ऑफ CO2 पहले से बढ़ जाता है सांस छोड़ने के बाद, और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहले से घट जाता है सांस छोड़ने के बाद। तो यही सारा कॉन्सेप्ट है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, इस वैल्यूज पे क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरा आपसे ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इन वैल्यूज को आप एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है उसे याद कर लें कि कहाँ पर क्या वैल्यूज हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, जहाँ पे CO2 का एक्सचेंज हो रहा है तो बहुत ही आसान है। जहाँ से CO2 जहाँ जा रही है वहां पे 45 और 40 का है, मतलब कि सेल से अगर ब्लड में गई तो 45 40 का डिफरेंस, फिर है ना, फिर आगे का देख रहे हैं तो 45 40 का डिफरेंस है CO2 लंग्स में भी। बस लंग्स और एटमॉस्फेयर में थोड़ा फर्क है। ठीक है,
और एक दो बार पढ़ेंगे तो ये वैल्यूज आपके माइंड में आपको याद रहेंगी। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? अगर अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर जब एयर लंग्स में आती है, तो लंग में सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑक्सीजन का कि नाइट्रोजन का? तो आप क्या बोलोगे? चार ऑप्शन है, CO2, CO, ऑक्सीजन, सर नाइट्रोजन। CO2 का। सबसे ज्यादा जब लंग्स में आपने सांस ली है, इंस्पायर करिए जब एयर, लंग्स में कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा सबसे ज्यादा? क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर, जब सांस लेंगे तो लंग्स में सबसे ज्यादा CO2 का ही होगा ना, O2 का तो सर कम होगा तभी अंदर आ रही है। नहीं। बेटा सांस लेने के बाद, अंदर आने के बाद की बात कर रहा हूँ। सर अंदर आते टाइम में अंदर आ गई है। पहले तो मैं किसी भी टाइम बोलूं, क्या किसी भी टाइम को छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाएगा। तुमने सांस ले ली, अब लंग्स में पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसका ज्यादा है? नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का। कौन बोल रहा है नाइट्रोजन? जिसने नाइट्रोजन बोला है उसने सही बोला है। मैं सबसे यही तुमको ज्ञान बांट रहा हूँ, सबसे यही कह रहा हूँ कि बेटा एयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन उसके बाद है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद है। तुम इतने पहलवान नहीं हुए कि तुम सांस लेकर या छोड़कर, ठीक है, उस कंसेंट्रेशन को बदल दो। तो जो सांस तुम लोगे, जो तुम्हारे लंग्स में आई, वो सेम वही एयर है जो एटमॉस्फेयर में थी, वही तुमने बस एटमॉस्फेयर से उठा के अपने लंग में भर ली। तो जो एटमॉस्फेयर में कंसेंट्रेशन वो तुम्हारे लंग्स में कंसेंट्रेशन। तो अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, तो तुम्हारे फेफड़ों में भी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? इस बात को याद रखना। हम नाइट्रोजन की बात यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि नाइट्रोजन हमारे एक्सचेंज में काम नहीं आ रही, हमारे बॉडी के लिए किसी भी काम की नहीं है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ CO2 और O2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब CO2 और O2 में पूछेंगे तो यस, O2 ही ज्यादा होगा जब वो लंग्स में आएगी। इवन सांस छोड़ भी दी, ठीक है ना, जब छोड़ भी दोगे तब भी ऑक्सीजन और CO2 को जब कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन ही ज्यादा होगा, CO2 ही कम होगा। मैं कब से यही बता रहा हूं कि तुम एयर लेते हो, एयर छोड़ते हो, बस उसमें यही फर्क पहुंचता है कि कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ऐड हो जाते, कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल CO2 के ऐड हो जाते हैं। बस इतना ही फर्क पड़ता है। इतना फर्क नहीं पड़ जाता कि O2 इतना कम हो जाए कि CO2 से नीचे नीचे निकल जाए, नहीं। O2 बहुत है, ठीक है, थोड़ा सा आपने ले लिया, थोड़ा सा CO2 ऐड कर दिया, तो आने वाली और जाने वाली एयर में पहले से ऑक्सीजन कम हो गई, पहले से कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बढ़ गई, लेकिन अभी भी टोटल देखेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 क्या है? कम है। ये बात क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। यस सर। अब एक्सचेंज की बात करते हैं। ये रेस्पिरेशन में सारी चीजें इंपॉर्टेंट। अब देखो बड़ा सिंपल सा है कि क्या हो रहा है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। पहले बात करते हैं टिश्यू में क्या हो रहा है। पहले तो ये समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसी होती है मेरी बॉडी में। कार्बन डाइऑक्साइड 70% के करीब ट्रांसपोर्ट होती है बाई कार्बोनेट आयन की फॉर्म में, यानी बेटा इस फॉर्म में HCO3 माइनस की फॉर्म में। ये HCO3 माइनस सोडियम से जुड़ के NaHCO3 बना सकता है, या पोटासियम से जुड़ के KHCO3 बना सकता है। दोनों ही एस्पेक्ट में HCO3 माइनस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगी। अब HCO3 माइनस बनाया कैसे जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें कन्वर्ट कैसे किया जाएगा?
उसके बारे में बात हो रही है। साथ में इस बारे में बात हो रही है कि बचा हुआ ऑक्सीजन कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो 23%, 23% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन, फॉर्मिंग कार्ब सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। अमाइनो हीमो सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ग्लोबिन याद रखना, हीमोग्लोबिन सर प्लस आपको हमारी कार्बन आवाज आ रही है सर? डाइऑक्साइड इज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। हेलो ठीक है, सर। सर ओके। तो आइए बात हेलो करते हैं। सर जी। तो आपके सर सेल जी। में CO2 था वेरी गुड। अब ये CO2 उठा और उठ के आरबीसी में आ गया, बहुत ही अच्छा हुआ। सर आपकी आवाज आने के बाद ये CO2 आपके, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं। अब मेरी आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज अब क्लियर है? सर आपको हमारी आवाज आ रही है? मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है शशांक, तुम बस ये बताओ मेरी आवाज तुमको हाँ क्लियर सर है? आपकी आ रही है, हमारी आ रही है सर आपको? एक मिनट रुक जाओ, तुमको मेरी आवाज, हाँ अब आ रही है। दोबारा प्रेजेंट करूँ स्क्रीन? हाँ यस सर। सर। हाँ सर आ रही है। हाँ सर। हेलो सर। सर फिर लेफ्ट हो गई शशांक। यस सर, फिर लेफ्ट हो गए सर। हाँ जी सर चले गए सर। हट सर। ओके, अब सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर यस आपको आ सर रही आ है रही है। हमारी?
हाँ आ रही है। तो वापस से स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसी टॉपिक पे वापस चल रहे हैं। हाँ सर, जब आप स्क्रीन प्रेजेंट करते हो ना तब शायद नेट इश्यू हो जाता है, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो जाती है। कोई बात नहीं, ब्रेक होगी तो मुझे बता देना, मैं वो टॉपिक दोबारा एक्सप्लेन कर लूंगा। भाई डायग्राम देख लो ताकि तुमको रिलेटेड रहेगी क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। सर वो तो आपने जो लास्ट बोला वो तो कुछ भी नहीं आया। कोई बात नहीं, दोबारा समझा दूंगा। यस सर। भाई मेरी आवाज तो मेरी खुद की है ना, मुझे कौन सा अपनी आवाज के लिए पैसे देने हैं। तो जब बोलोगे दोबारा रिपीट कर दूंगा। सर मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। अभी सबको डायग्राम क्लियर? यस सर, क्लियर है। तो अब ये जो डायग्राम है, ये और मेरी आवाज, ये दोनों चीजें क्लियर हैं? ओके। सर आपकी वॉइस फिर से ब्रेक करने लगी। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि सेल से जो CO2 है वो आया, और आकर आकर वो सीधा आकर वो सेल के अंदर आ गया, RBC के अंदर आ गया। अब वो RBC के अंदर क्यों आ रहा है ना? कोई बात नहीं, आई विल गो स्लो। ठीक है, CO2 सेल से उठ के RBC के अंदर आया, इतनी बात क्लियर? यस सर। नहीं आ रही आप लोग को आवाज अभी? सर आपकी आवाज बहुत यस धीरे आ सर। रही नहीं आ रही आवाज? धीरे आ रही है? अब ठीक है? सर एक बार मैं लगता है रीजॉइन करके देखता हूँ एक बार ही। सर आपकी क्लियर। बाकी सबको मेरी आवाज नॉर्मल आ रही है यस सर, नॉर्मल आ रही है। कि सबको धीरे आ रही है? बस आ नॉर्मल आ रही है ना? रही है। ठीक है, हाँ सर। साफ आ रही है ना? हाँ बहुत ही सर, वो बढ़िया, आ रही है बहुत ठीक ही बढ़िया। आवाज। चलो ओके, तो अब मुझे जरा साथ साथ रिस्पॉन्स करते रहना ताकि मुझे लगे कि आपको समझ रहा है। तो CO2 RBC के अंदर आ गया, ठीक है, इतना क्लियर? अब सवाल ये है कि ये CO2 RBC के अंदर क्यों आया? देखो पहले तो CO2 RBC के अंदर आया क्योंकि RBC में हीमोग्लोबिन है, लेकिन वो मेजर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वो सिर्फ 23% है। ये जो CO2 है ये एक्चुअली बाइकार्बोनेट आयन बनने के लिए भी RBC के अंदर आता है, क्योंकि इसको बाइकार्बोनेट आयन बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको बाइकार्बोनेट आयन बनाने के लिए CO2 को H2 पे ऐड करना है। जब ये ऐड हो जाएगा तो ये H2CO3 बन जाएगा, और फिर ये H2CO3 बीइंग अनस्टेबल ब्रेक करेगा HCO3 माइनस और H प्लस में, और फिर ये जो HCO3 माइनस बना जिसको हम बाइकार्बोनेट आयन बोल रहे हैं, ये RBC से प्लाज्मा में चला जाएगा, फिर प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होगा। तो मेजोरिटी ऑफ CO2 ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता है, 70% CO2 ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम इसको RBC में लेके क्यों आए हैं? क्योंकि जो एंजाइम है जिसने ये बनाना है, भाई H2CO3 ऐसे नहीं बनेगा, इसको बनाने के लिए मुझे एंजाइम चाहिए। ठीक है, कौन सा है वो? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है ना, इसी एंजाइम की मैंने बात की थी जब मैंने आपको स्पीड ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाती है बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया था। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बड़ा जरूरी है। ये मैक्सिमम RBC में होता है और बहुत ही लिटिल प्लाज्मा में होता है, इसीलिए CO2 को RBC में आना पड़ रहा है, क्या बनाने के लिए? HCO3 माइनस बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर पॉइंट? ओके, कुछ CO2 ऑफ कोर्स हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है और कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, बाकी बचा हुआ हीमोग्लोबिन ऐसे नॉर्मली पड़ा रहता है। ठीक है, किससे बाइंड करके? ये जो H प्लस बना है इससे बाइंड करके पड़ा रहता है RBC के अंदर। तो आई सपोज ये क्लियर है कि CO2 सेल से निकल के प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में आ गई और इस फॉर्म में क्या हो जाएगी? ट्रांसपोर्ट हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, कोई डाउट? अब ये जो CO2 है मैंने ये डिलीवर करनी है, कहाँ डिलीवर करनी है? एल्वेलाई के अंदर डिलीवर करनी है। अब एल्वेलाई के अंदर हम इसे कैसे डिलीवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब CO2 मैंने बोला
कि HCO3 माइनस की फॉर्म में प्लाज्मा से अब मान लो पहुंच चुकी है कहां पर, लंग्स के पास। अब लंग से भी एल्वुलाई में जाने के लिए इसको आरबीसी से होकर गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको अब बाइकार्बोनेट आयन से CO2 बनना है, गैस की फॉर्म में जाएगी। और अगर CO2 से बाइकार्बोनेट आयन बनने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस चाहिए, तो उल्टी रिएक्शन करने के लिए भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही चाहिए होता है। तो फिर ये HCO3 माइनस अंदर आ जाएगा आरबीसी के, ठीक है, H+ से बाइंड करेगा, जो H+ हीमोग्लोबिन छोड़ देगा। और ये हीमोग्लोबिन क्यों छोड़ देगा H+ को, उसका भी रीजन है। उसका रीजन है ऑक्सीजन। अब एल्वुलाई में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी अंदर आ जाता है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। और जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 97% ऑक्सीजन ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। तो इधर बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है बेटा, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, H+ हीमोग्लोबिन छोड़ देता है। मतलब हीमोग्लोबिन एक्ट्स लाइक एन एसिड व्हेन इट बाइंड्स टू ऑक्सीजन, इट डिलीवर्स 1 H+। और यही H+ HCO3 माइनस जो बाइकार्बोनेट आयन आया है उससे बाइंड कर जाता है और H2CO3 बना देता है। और ये H2CO3 अंडर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस CO2 और H2O में ब्रेक कर जाता है, और यही CO2 एल्वुलाई के अंदर मूव कर जाती है। तो इस डायग्राम के अंदर आप दोनों ही देख सकते हो कैसे CO2 एल्वुलाई में मूव कर रही है, लंग्स में मूव कर रही है, और ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है। और दोनों ही क्या है, रिलेटेड है। आ रही है बात समझ में? क्लियर पॉइंट? तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। क्लियर? कोई डाउट? ये जो बताया क्लियर हो गया? सर क्लियर है। ओके, तो इसके Yes, आगे sir. की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, जब मैं आपको साथ कुछ ग्राफ वगैरह पढ़ूंगा और सर्कुलेशन शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कमिंग क्लासेस। सर हाँ सर चले गए क्या सर? हाँ, हूँ यहीं पे हूँ भाई, बोलो भाई शशांक। सर वो जो मैंने आपको टर्म बताया था ना, उसको सर मैंने जब अभी गूगल पे भी सर्च करके देखा तो उसका तो मीनिंग आ रहा है। बेटा फिर तूने मुझे स्पेलिंग गलत बताए होंगे, तो मुझे नहीं स्पेलिंग सर। ना इसमें मैसेज भी लिख दे। मैसेज के अंदर लिख दे, मैं स्क्रीनशॉट ले सर लूंगा सर स्पेलिंग की। वो ए माइटोसिस को ही कह रहा है सर। अरे भाई तू स्पेलिंग लिख देना इसके अंदर, मैं भी तो देखूंगा ना, तेरी बात पे यकीन नहीं करूंगा ना मैं भी तो फिर हाँ डबल श्योर होऊंगा ना। तो हाँ स्पेलिंग सर, मुझे एक मैसेज में मिनट ऐड कर दे, कर रहा हूँ। क्योंकि हाँ, क्योंकि फिर वो टर्म देख के मुझे बाकी स्टूडेंट्स को भी बताना होगा ना, तो बाकी स्टूडेंट्स को बताने के लिए आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि मुझे खुद